नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में ये एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। जो कंप्लीट सब्जेक्ट है इसकी मैराथन हम करेंगे इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है। ये जो पीडीएफ है इसमें ये हिंदी मीडियम का है जिसमें 49 पेजेस हैं और ये है इंग्लिश मीडियम का जिसमें आपके 56 पेजेस हैं। ठीक है। सो आई होप यहाँ से जो है आपको हेल्प मिले। आप सभी मैराथन क्लासेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप सभी डायरी और अपना पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा ताकि जो जो मैं आपको बताऊँ ना आप अपने पॉइंटर नोट्स बना सको, क्योंकि यही एक तरीका होता है कि मैराथन को अटेंड किया जाए। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। ठीक है। अब देखो, व्यवसायिक अध्ययन सबसे पहले समझते हैं, यानी कि बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ अकादमिक अनुशासन को संदर्भित करता है जो व्यवसाय और संगठनों के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। ठीक है। यानी कि बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट एरिया है जहाँ पे हम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से काम कर
हेलो। हेलो। सो सॉरी, माइक कब में से बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चली ये चीज। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो इसका स्कोप क्या है, स्कोप यानी कि आगे इसके प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, वो सब पता चलता है। यानी कि व्यवसाय को प्रबंधन कर किस प्रकार से किया जाता है स्टेप वाइज, वो चीज पता चलती है, सारे चरण। ठीक है, दूसरा है मार्केटिंग। कैसे देखो, अब एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत जरूरी होती है, प्रमोशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कहा जाता है जहां प्रचार नहीं वहां व्यापार नहीं। ठीक है, मतलब व्यापार में प्रचार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस, ये सब भी सिखाया जाता है जो कि मार्केटिंग का हिस्सा होता है। अगला है फाइनेंस, ताकि देखो हर बिजनेस में जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट लगी है, ठीक है, जो रिस्क है, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कोई बंदा है जो रेस्टोरेंट ओपन करता है, उसको रेडी रहना चाहिए कि वो 1 साल तक अगर उससे कोई प्रॉफिट ना हो तो अपनी जेब से पैसा लगा सके। तो ये रिस्क रहता है क्योंकि उसको पॉपुलर होने में, लोगों तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा। इस बीच जो हर महीने रेंट जाएगा, सैलरीज हैं, मेंटेनेंस है, उसका खर्चा रेडी रखे। तो ऐसे बिजनेसेस बड़े बड़े वो ही ओपन कर सकते हैं जिनकी डीप पॉकेट्स होती है जनरली। ठीक है, तो वो काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होना है, देखना, बजट बनाना हर चीज के लिए। ठीक है, देन ह्यूमन रिसोर्स। ये देखो ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है लोगों को रिक्रूट करना। ठीक है, मानव संसाधन। मानव संसाधन का काम है, लेट सपोज एक रेस्टोरेंट है तो उसमें शेफ चाहिए, वेटर्स चाहिए, मैनेजर चाहिए, ठीक है, क्लीनर चाहिए, सही बात, और भी एक गार्ड चाहिए। ठीक है, तो इन सब लोगों को अरेंज करना, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिन बंदों की जरूरत होगी उनको नौकरी पे रखना, वो यहाँ पे, और उनके बीच कोई मतभेद ना हो, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना कि वो आपकी जगह पे फिट हो पाए, ऑलरेडी वो ट्रेंड है पर आपकी जगह पे हो पाए, वो सब भी उनको ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट इज entrepreneurship। देखिए, एग्जामाइनिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग इनोवेशन सॉल्यूशन एंड लॉन्चिंग न्यू वेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे आगे का प्रोसेस देखा जाता है एक बिजनेस में कि आगे उसमें क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इनोवेट करके क्या हमें और नया मिल सकता है। ठीक है, नई नई चीजें ऐड ऑन करना, वो इसके अंदर आ जाता है उद्यमिता। अगला है ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब चीजें हो रही हैं, तो वो सक्सेसफुल तरीके से हो जाए, मैनेज्ड तरीके से हो जाए, यहाँ पे वो भी सिखाया जाता है। जैसे कि अगर किसी ने खाना ऑर्डर किया है, ठीक है, तो उसकी टेबल पे वेटर की नजर रहे, उनके एक बार बुलाने पे, या उनकी लेट सपोज रोटी खा रहे हैं तो रोटी खत्म होने से पहले पूछना कि और लगवानी है या नहीं। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है इस तरीके से कि सबको मैनेज किया जाए कि कस्टमर सर्विस आप अच्छी दे पाओ। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस के, ताकि सही डिसीजन मेकिंग हो सके, सप्लाई और डिमांड सही हो, प्राइजेस सही हो और मार्केट स्ट्रक्चर सही हो। आप वो प्राइजेस नहीं रख सकते हो कि जो मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, सप्लाई भी ठीक होना चाहिए, डिमांड भी। लेट सपोज अगर सोचो आप एक रेस्टोरेंट में जानते हो और बोलते हो दाल मखनी, और वो बोले ये तो खत्म हो गई, आप फिर गए फिर बोले खत्म हो गई, तो आप 10 लोगों की बना रहे हो क्या दिन में? उनको पता होना चाहिए कि कितना लग सकता है, और उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर का कोई भरोसा नहीं, आज कम है तो कल ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है उससे अगले दिन एक भी ना आए, कुछ भरोसा नहीं है। तो बिजनेस इज ऑलवेज रिस्की। ठीक है, जो वो रिस्क ले सकता है वो बिजनेस कर पाता है, जो नहीं ले पाता वो नौकरियां करते हैं। सही बात।
चलिए अकाउंटेंसी पे आते हैं हम। हिंदी में मैं एक बार दिखा देती हूँ। संचालन प्रबंधन और अर्थशास्त्र, ये 2 पॉइंट और थे। अब आते हैं हम बिजनेस स्टडीज पे, सॉरी अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी को अकाउंटिंग के नाम से या अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है और इंटरप्रेटिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंड इंफॉर्मेशंस का, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। बेसिकली अकाउंट्स का मतलब है पैसा, ठीक है। जो पैसे का लेन देन एक कंपनी में कहाँ पे खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, इन सब का हिसाब रखते हैं। एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एक स्कूल के अंदर हमेशा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जाके पेरेंट्स या बच्चे फीस जमा करते हैं, ठीक है। अदर चार्जेस अगर लेट फाइन है या और स्पोर्ट्स है, ट्रांसपोर्ट है, उसके भी पैसे जमा करते हैं, ठीक है। वो टीचर को तो डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होता है। अब स्कूल के अंदर स्टेशनरी का बजट बनाना है, कारपेंटर की पेमेंट करनी है, टीचर्स की सैलरी है, वो भी अकाउंट डिपार्टमेंट संभालता है। सही बात। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का संभालना है फाइनेंशियल हेल्थ उस बिजनेस की, ठीक है। मतलब बढ़िया तरीके से ये देखना कि क्या लेन देन हो रहा है, क्या बच रहा है, ठीक है। तो वो होता है लेखाकर्म का काम, यानी कि लेखांकन भी इसे बोला जाता है, ठीक है, जो लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसकी प्रकृति है, देखो यहाँ पे लेन देन की रिकॉर्डिंग है, यानी कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। हर चीज देखो, मेरे को याद है मेरे स्कूल में मुझे मेरी क्लास के अंदर सीजर्स की जरूरत थी, ठीक है। सीजर्स और एक दो सामान और थे, तो मेरी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने कहा कि आप जो है खरीद लो पर उसका बिल बनवाना, ठीक है, अगर बिल नहीं बनवाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं स्टेशनरी जाती हूँ, सामान लेती हूँ, बिल बनवाती हूँ और वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देती हूँ। वो साथ में मेरा नंबर मांगते हैं कि पेमेंट कैसे करनी है, अकाउंट नंबर वगैरह दे दो, वो दे दिया मैंने। तो ऑटोमेटिकली 5-6 दिन बाद मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बिल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस लेना देना वो लोग करते हैं उसको रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसलिए ये चीजें होती है, जो उनको रिकॉर्डिंग के साथ बिल्स भी रखने होते हैं। समझ रहे हो? चीजें रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन का, क्या लिया गया, क्या दिया गया। अगला है क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। देखिए, समराइजेशन, ट्रांजैक्शन जो है वो कैटेगराइज्ड होते हैं अलग अलग, जैसे एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक है, ये इनमें डिवाइडेड होते हैं। जो ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी आप देखो कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिवाइड करके उनका क्लासिफिकेशन, मतलब कि अलग अलग रूप से, आसान भाषा में समझाऊं तो लेट सपोज बच्चों की फीस कितनी आई, कितनी सैलरीज दी है, कितना स्टेशनरी पे खर्चा हुआ है, कितना स्कूल की मेंटेनेंस पे हुआ है, ऐसे कर करके जो है अलग अलग हिस्सों में बांट के क्या दिया लिया है उसको वर्गीकरण कर देना, ठीक है। लेन देन तो बहुत सारा है पर उसका वर्गीकरण कर देना, उसको करेक्टराइज कर देना, क्लासिफाई कर देना आगे। अगला है वित्तीय रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट, इनकम शीट, ये सब प्रिपेयर करता है। जैसे एक स्कूल के अंदर जो टीचर्स को सैलरी स्लिप मिलती है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम होता है, ठीक है। अगला है फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब कि कितना कर्जा है, कितना प्रॉफिट में जा रहा है या कितना लॉस में जा रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, पिछले 3 महीने में कितनी गिरी, 6 महीने में या 2 साल में कितनी गिरी या कितनी बढ़ी, हम पिछली टर्नओवर क्या थी, इस बार की क्या है, पूरे साल की इनकम टर्नओवर। तो वो सब यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं। और ये जनरली मैं बता दूं आपको, मंथ एंड में किए जाते हैं, एक मंथ के किए जाते हैं। जैसे कि 1 से 31 तारीख है किसी भी महीने की, तो उसके बाद जो नया महीना शुरू होगा तो उसकी 1-2 तारीख में पिछले महीने का एनालिसिस किया जाता है। ऐसे ही 31, देखो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके
ठीक है, अगले साल के 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च के बाद हर जगह पे कोई भी बिजनेस हुआ वहां पे क्लोजिंग्स होती है, 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से नया महीना शुरू होते ही पिछले साल की जो है वो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको, इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या होता है भाई, रिव्यू किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि जहाँ खर्चा हुआ, जो चीजें करी हमने वो सही थी या नहीं की थी, तो वो रिव्यू चीजें यहाँ पे फाइनेंशियल रूप से की जाती है। हिंदी में कुछ इस प्रकार से है, वित्तीय विश्लेषण और ऑडिटिंग। ठीक है, देखो मैं दिखा दोनों भाषाओं में रही हूँ, समझा आम बोलचाल की भाषा में रही हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं है मेरी प्रयोग में। शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा लिखा हुआ है, वरना इसको भी मैंने आसान किया हुआ है। ठीक है, समझाने की कोशिश है आपको आम बोलचाल की भाषा में कि सभी को समझ आ जाए। बाकी लिखना एक बार आपने हेडिंग्स याद करनी ना, लिखना एक्सप्लेन करना आपके हाथ में होता है, सिर्फ याद करना है हेडिंग्स तक। चलिए, ठीक है, अब इसका दायरा वगैरह और कुछ भी है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। जो ऊपर किया है ना वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा वर्ड्स के साथ आपको ट्विस्ट करके लिखना है। अगला क्वेश्चन तो देखो है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। ठीक है, इसके हैंड रिटन नोट्स हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और साथ में इसके लिए मैं अलग से वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि ये मैराथन क्लास में करवाने लगी ना तो 1 घंटा इसी टॉपिक में लग जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, इसकी पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, और जैसे हैंड रिटन नोट्स में बताया वैसे ही अपना आंसर लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला है पेडागोजिकल एनालिसिस। देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब होता है भाई आप जो भी टॉपिक या यूनिट, कोई एक प्रॉपर जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसको एक तरीके से सिस्टम में लिखना। ठीक है, उसका सिस्टमैटिक, कोई लेसन पढ़ा रहे हो तो भाई उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स है, उसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या है, इसका एक करने का तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है, वो स्टेप्स क्या है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी, जो चरण है इसके। ठीक है, स्टेप्स हिंदी में बोलते हैं शैक्षणिक विश्लेषण। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके शैक्षणिक विश्लेषण को करने का एक तरीका है। इसे इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा लेसन या यूनिट है वो व्यवस्थित लगे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड लगे। ऐसा ना हो जो एंड में पढ़ाना था वो बच्चों को शुरू में पढ़ा दिया, शुरू वाली चीज बीच में पढ़ा दी, बीच वाली एंड में पढ़ा दी, ऐसा ना हो, इसलिए जो है पहले ही पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी टॉपिक का किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको जरूर ड्रॉ करना। पेडागोजिकल एनालिसिस में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और मेथड्स हैं कि भाई व्हाई टू टीच, देन हाउ टू टीच, देन इवैल्यूएशन डिवाइसेस कि भाई क्या अचीव हो गया पढ़ाने से, क्या नहीं हुआ है, कंटेंट एनालिसिस, व्हाट टू टीच। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। यूनिट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस जिसका भी किया जा रहा है। ठीक है, एक मैं अभी दिखाती हूँ, मैं इस तरीके से नहीं, थोड़ा इसको आपके लिए आसान करना चाहूंगी। जस्ट अ सेकेंड। देखो, सबसे पहले होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज करा रही हूँ ताकि समझने में आसान हो। कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस के अंदर यहाँ पे टॉपिक लिखा जाएगा, क्लास लिखी जाएगी, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफिकेशन
ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि भाई जो जो ऑब्जेक्टिव्स, इनको भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। ठीक है, नॉलेज से तीन लिख दिए, यहाँ से दो तीन, यहाँ से दो तीन, इस प्रकार से यहाँ से दो तीन। ठीक है, इस प्रकार से होता है कि जैसे लेट सपोज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऐसे करके जो है इसको लिखा जाता है। तीसरा है डिवीजन ऑफ द कंटेंट। ये स्टेप्स है इसके। ठीक है, और कैसे किया जाता है वो है कंटेंट इनटू सब यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लॉजिकल तरीके से स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग है, बैंकिंग की सब यूनिट्स क्या हो सकती हैं? बैंकिंग की एग्जांपल है, सब यूनिट्स होंगी टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस, डिजिटल बैंकिंग। जो भी आप चैप्टर करा रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ होगा, डेफिनेशन होगी, फिर टाइप्स होंगे, नेचर होगा, स्टेप्स होंगे। तो इस तरीके से एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो वो सब उसी प्रकार से हो। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग का चैप्टर है तो बैंकिंग के अंदर पहले टाइप्स ऑफ बैंक होगा, फिर बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, डिजिटल बैंक क्या होता है, बैंक कैसे वर्क करता है। ठीक है, ऐसे होगा। इसके बाद ये तीसरा था ना। हम्म, चौथे में होगा टीचिंग मेथड्स का सिलेक्शन, कि भाई आप इस लेसन को कैसे पढ़ा रहे हो, कौन से मेथड से। लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, केस स्टडी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वो सब लिखना होता है। ठीक है, फिर मतलब यहाँ पे भी 4 से 5 या 2 से 3। ठीक है, पांचवा है टीचिंग एड्स का सिलेक्शन। टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेस, आप चार्ट, मॉडल या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, छठा है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना। ये सब लिखते जाओ प्लीज। लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज, वो लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? जैसे रोल प्ले हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, फील्ड विजिट हो गई। ठीक है, जैसे अगर बैंक का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बैंक एक बार ले जा सकते हैं, कि भाई वहां पे कैसे कैसे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो समझाने के लिए तो अ विजिट टू अ बैंक, या फैक्ट्री विजिट्स हो सकती है, कंपनी की कोई विजिट्स हो सकती है, कॉरपोरेट की। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों को इवेलुएट कैसे करेंगे, तो इवेलुएशन होता है जिसमें जो जो क्वेश्चन आप पूछोगे, अब चैप्टर तो पढ़ा लिया, उससे संबंधित क्या क्वेश्चंस पूछोगे वो आप लिखते हो। जैसे व्हाट इज बैंक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक, लाइक दिस। और कोई असाइनमेंट दे रहे हो, क्विज है, ओरल रिटन क्वेश्चंस हैं, वो सब लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेप्स रहते हैं किसी भी पेडागोजिकल एनालिसिस के। ये पॉइंट्स में मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो पैराग्राफ फॉर्म में भी थोड़ा जो है 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो, जैसे अभी रिटन था। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो आसान लगता है उसे चुनो। ठीक है, अगला है फोर्थ क्वेश्चन। एक अच्छी पाठ योजना के गुण की व्याख्या करें। यह शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेसन प्लान, हाउ इट इज यूजफुल फॉर टीचर, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। देखो, पाठ योजना वो होती है, कोई भी लेसन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए एग्जाम मतलब सॉरी क्लास में जाने से पहले, उस टॉपिक को क्लास में पढ़ाने से पहले टीचर प्लानिंग कर लेती है,
ये प्लानिंग जनरली 4-5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले या मंथ के स्टार्टिंग में ही, पूरे मंथ की भी हर टीचर अपने अपने हिसाब से करती है। ठीक है। अब पाठ योजना का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसको उसी पर्टिकुलर तरीके से ही किया जाता है। वो फॉर्मेट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। ये शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों है? कि भाई देखो, पाठ योजना तैयार की है तो उससे पहले ही जब हम क्लासरूम में जाते हैं, पहले ही प्रिपेयर होके जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि क्लासरूम में खड़े हो गए भाई पढ़ाना क्या है। आप पहले ही सामग्री यानी कि टीचिंग एड जिसकी जरूरत है उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए वो तैयार करके लेके जाते हो। ठीक है। दूसरी चीज, आप बच्चों को लेट सपोज इवेलुएट करना है, मतलब लेसन पढ़ाना कैसे है वो पता चलेगा, प्लस पढ़ाने के बाद बच्चों का इवेलुएशन कैसे करना है, लेट सपोज उन्हें कोई वर्कशीट देनी है, क्या करना है वो पता चलेगा, आप वो करोगे। तो इस प्रकार से एक अच्छी पाठ योजना जो होती है उसके अंदर प्रॉपर व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ लिखा होगा। वो एक डिटेल्ड पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान होगा। ठीक है, क्लियर इतना? अब एक अच्छी पाठ योजना के गुण होते हैं कि वो सीखने के स्पष्ट उद्देश्य उसके अंदर हो, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस लेसन को पढ़ाने के वो क्लियर कट लिखे हो। ठीक है, ये पहला रहेगा, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है अलाइनमेंट विद करिकुलम, वो करिकुलम के अकॉर्डिंग में हो। ठीक है, पाठ योजना को व्यापक पाठ्यचर्या और शैक्षिक मानकों के रूप में होना चाहिए। यह सुनिश्चित करे कि सामग्री और गतिविधियां जो है वो बच्चों के हिसाब से हो और उस लेसन के जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक उसके हिसाब से हो। आकर्षक परिचय, देखो एक अच्छी पाठ योजना हमेशा आकर्षक होगी। उसमें जो एक्टिविटीज होगी, सामग्री होगी उस लेसन के लिए जो चुनी गई है, वो भी ऐसी होगी कि भाई बच्चे उससे अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब कि उसको देखने में इंटरेस्टेड हो। बच्चों की क्लास और लेवल के हिसाब से उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। देखो, कोई भी लेसन शुरू करने से पहले जो इंट्रोडक्शन है कि उस चैप्टर का रियल लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, वो टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ के बच्चों से करती है। तो वो इंगेजिंग इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है ताकि बाद के लेसन में ध्यान रहे। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, देखो अगर हम बैंक्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा पहले टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ाया और फिर उसका मीनिंग पढ़ा रहे हैं, नहीं। पहले मीनिंग बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, फिर टाइप्स पे आएंगे। सही? तो इस तरीके से व्यवस्थित रूप से एक लेसन प्लान होता है, वही एक अच्छा लेसन प्लान माना जाता है। अगला है, इसमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं, जैसे लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, ग्रुप एक्टिविटी है, या कोई और हाथों से करने वाली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटी है, तो वो चीजें वैरायटी जो है एक लेसन के अंदर हो। ठीक है। अगला है क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो टीचर और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हो, जैसे कि अगर किसी पार्ट में एक्टिविटी कराई जानी है तो उस एक्टिविटी में लाइक कब करानी है उस एक्टिविटी को। ठीक है, वो लेसन प्लान में इंक्लूड होगा, मतलब सिस्टमैटिक होगा कि पहले तो भैया इंट्रोडक्शन देनी है, टाइप्स बताने हैं, फिर एक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो जाते ही टीचर एक्टिविटी कराने लग गई है। समझ रहे हो? तो ऐसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल। यहाँ पे देखो हमारी क्लास में सारे बच्चे तो सेम है नहीं, डाइवर्स नीड्स के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बच्चों के अंदर। तो सबके अनुसार टीचर लेसन को रेडी कर सके उसकी जरूरत है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी क्लास में एक ब्लाइंड स्टूडेंट थी। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। एक ब्लाइंड स्टूडेंट थी और वो स्टूडेंट, मतलब मैं पूरा लेसन बाकी बच्चों के हिसाब से तो प्रिपेयर कर लेती थी, बट उसके हिसाब से भी मुझे लेसन प्लान में चीजें रखनी पड़ती थी। जैसे अगर मैं बच्चों को कोई वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है, और उसमें साउंड्स भी बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे उस बच्चे के लिए कि भाई एक ऑडियो रिकॉर्ड करना और उसको वो सुनाना ऑडियो की विजुअल्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं बच्चा।
तो वो वहां पे सुन ले कि ऐसा ऐसा मैडम कुछ दिखा रही है, तो उसके लिए पहले से ही एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं ले जाती थी। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि भाई लाइक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है कि हर बच्चे को समझ आए। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, देखो एक गुड लेसन प्लान में ना असेसमेंट और इवैल्यूएशन का स्कोप होता है, यानी कि लास्ट में बच्चों से ये देखना कि भाई उन्हें कितना लेसन समझ आया कितना नहीं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी एक लेसन प्लान में लास्ट में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? हिंदी में कुछ संरचित सामग्री हो, शिक्षण रणनीतियों की विविधता हो, स्पष्ट निर्देश हो, विभेदित निर्देश हो, मूल्यांकन और आकलन हो गए। ठीक है, चलिए इस तरीके का फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आंसर में एक तो इंक्लूड आपको करना ही है। ठीक है, बाकी एक बार आप रीड करोगे तो बाकी आंसर भी आपको समझ आ जाएगा। इसका नीड और इम्पोर्टेंस कर लेते हैं लेसन प्लान की। वैसे रिपीटेड पॉइंट्स ही होंगे। नीड क्यों है कि भाई इससे देखो सिस्टमैटिक हो जाता है, एक तो मैं यही बना देती हूँ, सिस्टमैटिक हो जाती है चीजें अरेंज प्रॉपरली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पहले ही सेट हो जाते हैं क्या क्या है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कौन से, लेसन को पढ़ाने की, जो भी पर्टिकुलर लेसन है। ठीक है, हम टाइम सेव कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, और हम करिकुलम के ही अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे क्योंकि प्रिपेयर करके जा रहे हैं। अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है करिकुलम से बाहर चले जाएं कि भाई बैंकिंग के टाइप्स पढ़ाने नहीं थे, वो तो 12th क्लास का सिलेबस है, पढ़ा 11th में दिया। ऐसा ना हो जाए। अगर वो सिलेबस में नहीं है, अगले साल के सिलेबस में अगली क्लास के, तो वहीं पे जाए। आप इस क्लास में ना पढ़ा दो तो वो प्लानिंग के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, आपकी क्लास में हर बच्चे डाइवर्स नीड्स के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स हो जाए तो वो चीज़ रहती है। ठीक है, बच्चों का इवैल्यूएशन सही तरीके से हो जाए, प्रॉपर इवैल्यूएशन, उसके लिए नीड है। ठीक है, तो ये कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस है, बाकी आप रीड करोगे ना और बतेरी बहुत सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 है, पाठ्यचर्या क्या है 12वीं कक्षा में के वाणिज्य छात्र के लिए मौजूदा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। What is curriculum? Give a critical appraisal of the existing curriculum for the 12th class commerce student. देखो करिकुलम क्या होता है, हर एक क्लास का एक आउटलाइन मैप होता है कि भाई उस क्लास में क्या कैसे पढ़ाया जाना है, वो करिकुलम डिसाइड करता है। जैसे कि क्लास 10th का सिलेबस मैथ्स का क्या होगा, साइंस का क्या होगा, सोशल स्टडीज का क्या होगा, ऐसे ही क्लास 9th का 8th का हर सब्जेक्ट का क्या करिकुलम होगा वो डिसाइडेड होता है। ये इसको करता कौन है इंडिया के अंदर, जनरली एनसीईआरटी करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसका काम है कि पूरे देश भर के लिए ये करिकुलम, सॉरी एनसीईआरटी तो बुक छाप रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो लेटेस्ट 2005 में आया था, समझ रहे हो, वही अभी तक फॉलो हो रहा है। इसमें कुछ अपडेट्स जो है अभी 2023 में भी हुए हैं, नए करिकुलम एक आया है, बट मेनली जो है 2005 में आया था। ठीक है, फिर ये जो इसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी अपनी बुक्स छापता है। ठीक है, और सीबीएसई हो गया या और बोर्ड्स हो गए, वो इसके अकॉर्डिंग इस करिकुलम के अकॉर्डिंग फिर आगे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है करिकुलम क्या है। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का अपना करिकुलम होता है।
ठीक है, जिसके अंदर उस सब्जेक्ट के कंटेंट की आउटलाइन होती है, यानी कि ये टीचर्स के लिए एक रोड मैप है, कौन कैसे क्या क्या पढ़ाना है। और टीचर के लिए तो है, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस करिकुलम को फ्रेम करते वक्त बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी उठा के इसको बना दिया, नहीं। इस पे स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, कुछ पहले रिसर्चेस या कमिटीज ने काम किया होता है ऑन ग्राउंड जाके अलग अलग स्कूलों में, उनके सजेशंस और रिकमेंडेशंस होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, नए टीचर्स होते हैं, और इस तरीके से और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में डिस्कशंस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, फिर जाके कहीं करिकुलम को तैयार किया जाता है। तो करिकुलम ऐसा नहीं है एक दिन में बन गया, इसमें सालों की मेहनत होती है। ठीक है, करिकुलम की स्ट्रेंथ है, करिकुलम इसमें कंटेंट का रेलेवेंस होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे लर्निंग के कि भाई क्यों हम लर्न कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, असेसमेंट के मेथड्स होंगे कि कैसे कैसे बच्चों को टेस्ट वगैरह लेने हैं, और आगे हायर एजुकेशन के लिए एक नींव रखी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बाकी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये शायद मैं थोड़ा आगे आ गई, ये हो गया, ये रहा। अगला प्रश्न है, कोई भी दो ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में आराम से अच्छे से विस्तार से लिखना है। पहला है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। यहाँ पे देखो टीचर का रोल जो है वो प्राइमरी होता है, यानी कि प्रमुख अध्यापक का ही रोल होता है, जिसमें वो एक्टिव होता है, टीचर बेसिकली एक्टिव होता है, बच्चे उतने एक्टिव नहीं होते हैं, वो एक तरह से पैसिव होते हैं। टीचर बच्चों को लेक्चर दे रहा है और लेसन को समझा रहा है। ये देखो पहले यूज किया जाता था, मैं कहीं ना कहीं कहूँ मेरी मम्मी के टाइम पे, दादी के टाइम पे एजुकेशन में ऐसा होता था, मेरे टाइम पे भी काफी हद तक ऐसा था, या कुछ कुछ लेसन्स के लिए बदल गया था। मतलब मैं बोलूँ तो 20% के लिए लेक्चर मेथड नहीं यूज करते थे, 80% करते थे। उसके बाद आज के टाइम में जब मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ और वो आके अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तब पता चलता है अब लेक्चर मेथड सच में खत्म हो गया, जो कि करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि ये बहुत बोरिंग था। जहाँ पे टीचर तो एक्टिव है, बच्चे नहीं है, टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, हो सकता है वो सुनते सुनते सो गया, हो सकता है वो सुनते सुनते कहीं और खो गया, दिमाग कहीं और है, इधर उधर देख रहा है, हो सकता है उसका यही सोच रहा हूँ मैडम कब बाहर जाएंगी, कब ये पीरियड ओवर होगा, ये क्लास ओवर होगी। समझ रहे हो? तो ये लेक्चर मेथड है बेसिकली। यहाँ पे देखो कंपोनेंट से इसके कंटेंट की डिलीवरी हो जाती है कि भाई वर्बल तरीके से जो है टीचर बच्चों को बता देती है चीजें, ठीक है, थोड़ा बहुत टीचिंग एड्स वगैरह का यूज किया, उसको भी समझा दिया बस। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये देखो इसके कुछ फायदे हैं, बट ये ना अभी मैं आपको बताऊं, ये बहुत बोरिंग हो गया, और अब स्कूल्स में इसको सबसे कम यूज किया जाता है। लेक्चर के साथ साथ दूसरा मेथड भी यूज होता है, लेक्चर तो है ही, जैसे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ठीक है, वो ज्यादा अब यूज होने लग गए हैं। इसके देखो यहाँ पे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जरूर लिखिएगा अच्छे से, और कोई पॉइंट्स याद आते हैं तो वो आप लिखिएगा। अब मैं अगले पे आ रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड ही है, बहुत सालों से चल रहा है, पुराना मेथड है। इसमें टीचर जो है वो टास्क या एक्टिविटी करके दिखाती है, ठीक है, और बच्चे उसको सीखते हैं, ठीक है, और जब वो एक्टिविटी टीचर कर रही है तो वो बच्चों को एक्सप्लेन भी कर रही है। समझ रहे हो? लेट सपोज आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर है, वो बच्चों को पेपर से पेपर बैग बनाना सिखा रही है, ठीक है, चार्ट पेपर है उससे पेपर बैग बनाना सिखा रही है, तो वो टीचर साथ में स्टेप्स करते भी जाएगी, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे, या फेविकॉल लगाना है, या स्टेपलर ये करना है, और साथ साथ बच्चे भी करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे टीचर जब जब वो स्टेप कर रही है, वो डेमो बच्चों को दिखा रही है, बच्चे करें साथ में या ना करें वो अलग है। बेसिकली टीचर डेमो दे रही है बच्चों को कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे फोल्ड करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, और साथ साथ उनको वो चीज बोल भी रही है जो वो स्टेप्स कर रही है, जो वो डेमो दे रही है पेपर बैग को बनाने का। साथ साथ बच्चों को ये भी बता रही है कि इसको करना कैसे है। ठीक है। तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जहां पे डेमो देके टीचर बच्चों को समझा रही है कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट मेथड पे। हिंदी में मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न 7 है, वाणिज्य छात्रों के लिए शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स के अंदर, वाणिज्य के अंदर, तो देखो प्रोजेक्ट मेथड जो है टीचिंग का, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि बच्चों के फायदे के लिए है। ठीक है। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है, बट बच्चों के लिए ये लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बच्चा सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव है लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान सक्रिय है बच्चा। यहाँ पे बच्चा औरों के साथ मिलकर सीखता है, कोलैबोरेट करके सीखता है। ये जो भी बच्चे ने थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल है, अब ऑन ग्राउंड वो चीजें कर रहा है। इस मेथड के अंदर जनरली बच्चे को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसके अंदर वो कुछ खोजे, इन्वेस्टिगेट करे, रिसर्च करे, सर्वे वगैरह करे, और उससे जो टॉपिक है उसकी प्रॉब्लम तक पहुंचे, मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचे उस प्रॉब्लम की। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है ये बेनिफिशियल बहुत है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बच्चों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्चेस दी जाती हैं। ठीक है। और वो उस पे प्रोजेक्ट करते हैं फर्दर। ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। दूसरा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक शक्ति बच्चों की बढ़ती है, सूझबूझ बढ़ती है, जानकारी मिलती है। कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन है, खुद से तो प्रोजेक्ट हो नहीं सकता है, सिर्फ उसमें कम्युनिटी के और भी लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इससे टीम वर्क बढ़ता है, कैसे साथ में मिलके काम करते हैं वो सब बच्चों को पता चलता है। आगे है रिसर्च स्किल्स। देखो रिसर्च जो है ये भी बच्चों का अनुसंधान जो है वो भी बढ़ता है। कैसे एक प्रॉब्लम को प्रॉपर उसकी जड़ जानने के लिए कि क्यों है, कैसे जा सकती है, उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है ऑन ग्राउंड जाके। तो वो बच्चा करता है। जैसे कि लेट सपोज आजकल लोगों की प्रेफरेंस क्या है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये जानने के लिए बच्चा ऑन ग्राउंड जा रहा है और रिसर्च कर रहा है, कंज्यूमर से मिल रहा है, ग्राहक से मिल रहा है, और फिर उसका पता लगा रहा है। अगला है प्रेजेंटेशन स्किल। बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल भी बढ़ती है, क्योंकि देखो अभी तक उसने जो रिसर्च करी है उसको प्रेजेंट भी करता है ताकि वो और लोगों तक पहुंचे। ठीक है। फाइंडिंग्स अपनी टीचर के साथ या बाकियों के साथ शेयर करनी है तो प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि भाई प्रॉब्लम है, अब उसके सॉल्यूशन के लिए बच्चा काम करता है। अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल इसको देखो एक नेचर में भी बच्चा ले आता है कि भाई प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पे स्टूडेंट्स को नए स्किल्स सिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन तक पहुंचने में सिखा रहा है, तो कल को जाके जब उनकी लाइफ में उनको इस मेथड की कि भाई ये रिसर्च यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि क्या रियलिटी में हो रहा है, तो वो फटाफट से वहां पे प्रोजेक्ट मेथड का यूज करेगा उस चीज को जानने के लिए। तो ये रहता है। इसके अलावा और भी हैं, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 6 लिखनी है, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट पे। देखो अचीवमेंट टेस्ट का वही मतलब है बेसिकली, हमने स्कूल में ये एग्जाम ही है। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है जो नॉर्मल आपने मैंने अपने स्कूल टाइम में एग्जाम दिया उसी की बात हो रही है, कि एक बच्चे ने स्कूल के अंदर पढ़ाई करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद कितना अचीव किया है कितना नहीं, तो उसके लिए टेस्ट कंडक्ट कराना, यही है अचीवमेंट टेस्ट।
ठीक है, एग्जाम ही है ये अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। इसको ब्लूप्रिंट के साथ ही हमेशा प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली लेट सपोज मुझे इंग्लिश का पेपर बनाना है, तो उसके अंदर कितने मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। एक मैं बना देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। पहला ब्लूप्रिंट का टेबल बना रही हूँ। थ्योरी तो आप लिख लोगे, एक बार समझ गए, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे चैप्टर, और हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है वो, ठीक है, और मार्क्स का है और कितने क्वेश्चंस उसमें डालने हैं, ये भी, ये इसके लिए अलग से टेबल बनाएंगे, यहाँ तक करते हैं। चैप्टर लेट्स सपोज 5, 6, 7, 8, इन 4 चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और टोटल जो टेस्ट है वो 80 नंबर का है, तो हर एक को 20-20 नंबर का डाला। ये सीरियल नंबर है। चैप्टर 5, 6, 7, 8, चैप्टर 5 20 नंबर का, 6 20 नंबर का, 7 भी और 8 का भी, टोटल मार्क्स पेपर के हो गए टेस्ट के 80, ठीक है। अब हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन डालने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, और अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 डालने हैं, कितने नंबर के, 5 नंबर के। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 डालने हैं, ठीक है, कितने नंबर के, 2-2 नंबर के हो गए तो 4 नंबर के, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 डालने हैं, हर एक 5 नंबर का होगा, तो 5 चौके 20। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी अब बचा उस हिसाब से ये भी रहेगा, 20 नंबर का हर एक चैप्टर डालना है, तो उस हिसाब से देख लो, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं, इसको 5 का ना 2 क्वेश्चन कर देते हैं 10 नंबर के, ठीक है। ये 20 नंबर का ही यहाँ पे बैठना चाहिए, तो थोड़ा हिसाब किताब ब्लू प्रिंट्स के जितने भी टेबल बना रहे हो उनका सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अचीवमेंट टेस्ट में पूरा पहले ही कच्चा चिट्ठा बना लिया जाता है पूरे टेस्ट का, समझ रहे हो, ये ब्लूप्रिंट होता है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर आगे स्कूल में चल के बनाओगे तो ब्लूप्रिंट स्कूल वालों की तरफ से मिलता है। अब देखो ब्लूप्रिंट क्यों हेल्पफुल है अचीवमेंट टेस्ट में, वो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, उसको एक बार रीड कर लोगे तो सारा समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। टेस्ट आपने भी दी है स्कूल में, मैंने भी दी है, तो हम सब इससे बहुत भली भांति परिचित हैं, हम सबको इसके बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को, आज की मैराथन को हम यहीं पे एंड करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस मैराथन ने आपको हेल्प किया होगा अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में। बाकी अभी आगे और भी क्वेश्चंस है, ठीक है, हमने मेन मेन कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। बेस आपका बन गया है। आगे मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके एक बार रीड करो। मैं फिर रिपीट करती हूँ, इंग्लिश मीडियम में ये 56 पेजेस का पीडीएफ है, ठीक है, हिंदी मीडियम में ये 49 पेजेस का पीडीएफ है। ये आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसको डाउनलोड करके अगर पूरे को आप एक बार रीड करते हो ना, 1-2 घंटा भी निकाल के, 2 घंटे मैक्सिमम इसमें लगेंगे, थोड़ा थोड़ा हेडिंग्स भी देखते हो, तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन, उम्दा प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो मेरा सजेशन रहेगा प्लीज इस तरीके से आप लोग करिएगा। बाकी देखो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में क्वालिटी तो मैटर करती है, आप क्या लिख रहे हो, बट उसके साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है। तो मेक श्योर अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 6 पेजेस तक का आंसर लिख रहे हो, इससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके लिए 1 पेज का मिनिमम आंसर आप लिख रहे हो सकता है कोई कोई 1.5 पेज में भी चला जाए। तो इतना आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी मार्क्स भी मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि नहीं अच्छा आंसर लिखो, बेशक से 16 पेज वाला 3 पेज में खत्म कर दो, तो नहीं, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी ध्यान दो।
समझ रहे हो? गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मकता भी ध्यान दिया जाए कि कितनी मात्रा में आंसर लिखना जरूरी है। सही बात। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी थी एंड में। एंड बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट पढ़ना है तो मोबाइल एप्लीकेशन पे इस सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। ठीक है, सिर्फ 250 रुपीज की क्लासेस हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो वो कोर्स ले लीजिएगा, या किसी और टीचर का समझ आता है तो उनका कोर्स लीजिएगा। बट पेडागोजी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यू है, ये बीएड से ही संबंधित है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है पढ़ने को, तो टॉपिक वाइज आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आपको और किस क्लास की, किस सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सभी अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद। जय हिंद।